हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम विंड एनर्जी का वैल्यू चेन लेके आए हैं। आई एम श्योर आप हमारे वैल्यू चेन के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू चेन, सेमीकंडक्टर का वैल्यू चेन, सोलर का वैल्यू चेन, राइट, नेचुरल गैस का, एलपीजी का, राइट। तो बहुत सारे ये एक ऐसे वीडियोस होते हैं जो पूरा इस एक तरह से सब सेक्टर बोल सकते हैं, उसको पूरा अच्छे से खोल के आपको समझाया जाता है कि कौन सी कंपनी किधर है, क्या एग्जैक्टली कैसा चलता है पूरा ये सब सेक्टर, राइट, और क्या इसके फ्यूचर स्कोप हैं, ग्लोबली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये मतलब एक ज़बरदस्त आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि करंटली चल क्या रहा है। और विंड एनर्जी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्पेस है और बहुत ज़्यादा बात आजकल इसके ऊपर चल रही है। आपको पता है सुज़लॉन, आइनॉक्स जैसी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं स्टॉक मार्केट में बिकॉज ऑफ देयर बिग प्रेजेंस इन दिस सेगमेंट ऑफ विंड एनर्जी। तो ये सेगमेंट एग्जैक्टली है क्या, क्या इसका स्कोप है, कितना पुराना है और ग्लोबली क्या स्कोप है, और ओवरऑल कौन कौन सी कंपनीज किधर किधर सेट है, मतलब क्या किधर क्या क्या कौन कौन काम कर रहा है, फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं या फिर सिस्टम, मतलब उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें रेगुलेटरी एंगल से भी, क्या चीज़ों से भी समझेंगे कि ये सेक्टर या सब सेक्टर, अगर हम एक ओवरऑल रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं फ्यूचर में, राइट, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो विंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। बट वो सोलर के हिसाब से कितना अच्छा है वो भी चीज़ें यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक पूरा मतलब एक लेयर बाय लेयर आपको पूरा एनालिसिस एक विंड का जो है इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, बाकी भी अगर वैल्यू चेन के वीडियोस हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, ऐसे ही लंबे लंबे वीडियोस होंगे तो 1.5x में ही देखना, थोड़ा ये भी लंबा ही होगा तो 1.5x में देखना, तो आपको मतलब थोड़ा सा फास्ट चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली अगेन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात करने का अपने को नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ें हमको समझाना है कि ओवरऑल विंड जो एनर्जी है वो जनरेट कैसे होती है, राइट। तो विंड एनर्जी अगर हम बात करें तो बेसिकली विंड टर्बाइंस होते हैं जो बड़े बड़े हमने देखे होंगे, एक पवन चक्की बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो बड़े बड़े विंड टर्बाइंस होते हैं, वो एक विंड से वो घूमते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी, विंड की जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उससे वो घूमते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसमें एक बड़े ये 3 ब्लेड होते हैं जिनको रोटर कहा जाता है, फिर एक मल्टीप्लायर कहा जाता है जो बेसिकली एक गियर बॉक्स टाइप से होता है, जो वो 30 रेवोल्यूशन पर मिनट को 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक जनरेटर होता है जो उस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू सब ट्रांसफॉर्मर्स में जाती है। तो ये मेजर चीज़ें हैं। अब आप अगर ये चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया की करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है। तो करंटली विंड की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी ये मेगावाट में है, अराउंड 46 गीगावाट है। ठीक है, तो विंड की कैपेसिटी है ये, राइट। ये एक्चुअल जनरेशन अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। तो ये 46 गीगावाट कैपेसिटी जनरेट हो सकती है अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, बट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। सोलर की ऐसे 82 है, कोल जो है 210 गीगावाट है। तो सबसे बड़ा ऑफकोर्स अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो सबसे ज़्यादा कोल में ही हो रही है, और वही सबसे बड़ा प्ले है इसलिए एनटीपीसी वगैरह में। और इसका एफिशिएंसी भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसका पीएलएफ फैक्टर बोला जाता है, एक प्लांट लोड फैक्टर, राइट, कि भाई कितनी कैपेसिटी है उसमें से कितना परसेंटेज ये एक्चुअली जनरेट कर पाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट 210 में से 70-80% जनरेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे नेचुरल गैस की है 224 गीगावाट, बाकी अगेन डीजल वगैरह बाकी सब छोटा सा है। हाइड्रो है 46। तो हाइड्रो और विंड अब ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं। ठीक है, सोलर 82 है, सोलर का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, वो आगे देखेंगे हम, राइट। तो बाकी रिन्यूएबल्स वगैरह भी जो है, और न्यूक्लियर जो है 8 गीगावाट के आसपास है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का चल रहा है। तो इस तरह से रिन्यूएबल टोटल अगर बात करें 242 है, और फॉसिल फ्यूल वाला 242 है, और ये 199 है। तो करंटली ये स्टेटस है। ठीक है, तो अब ये नंबर थोड़ा याद रखना, 46 गीगावाट इज द करंट कैपेसिटी। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे 230 तक, ठीक है, 230 तक गवर्नमेंट का कुछ टारगेट जो है ऑलमोस्ट इसको 100 गीगावाट करने का है इसको। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट 6 ईयर्स में दे वांट टू डबल इट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट का एक इंटरनल टारगेट है कि भाई इसको डबल करना है हमें इस कैपेसिटी को। तो अब वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं उसमें हम चीज़ें हम आगे बात करेंगे।
अब ग्लोबली कैसे है रिन्यूएबल, अगर हम ओवरऑल जनरेशन जो वर्ल्ड में हो रहा है वो 53% सोलर से हो रहा है, 34% विंड से हो रहा है और 13% बाकी चीज़ें, मतलब बाकी चीज़ें क्या, टाइडल एनर्जी है, राइट, और भी बहुत सारी टाइप की एनर्जी, मतलब हाइड्रो भी अगेन थोड़ा सा रिन्यूएबल में आता है। तो ये सारी चीज़ें वो बाकी से हो रहा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी सोलर सबसे ज़्यादा है, बट उसका शेयर कम है, थोड़ा 41 है। विंड का अच्छा खासा शेयर, अदर्स का ज़्यादा शेयर है यहाँ 36%, क्योंकि हमारा यहाँ रिन्यूएबल काफ़ी बड़ा है और ये रिन्यूएबल काफ़ी बड़ा सेक्टर माना जाता है, और 23% जो है वो विंड का है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्लोबल भी सोलर बड़ा है। ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया की, ग्लोबल भी, और ये थोड़ा नंबर पुराना है ग्लोबल का, बट अगेन आई थिंक थिंग्स मस्ट हैव नॉट चेंज टू मच। ठीक है, तो अब कैसे चेंज, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप देखो। ठीक है, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो अगेन 125 गीगावाट के आसपास FY23 में अगर हम मान के चलें, राइट, तो वो कैसे चेंज हुई है आप देखो। पहले FY10 में 70% जो कैपेसिटी थी वो विंड से आती थी, मतलब 70% जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो विंड से हो रही थी, अब 34% हो रही है। तो सोलर का ग्रोथ आप देखो, सोलर FY10 में हार्डली जीरो था, ऑलमोस्ट सोलर से हार्डली कुछ होता था, तो सोलर कितना ज़बरदस्त पिक किया है, वो 53% पहुंच गया है, और ये 34% है, 70 से इसका शेयर 34 हो गया। ऑफकोर्स कैपेसिटी तो बढ़ी है, यहाँ पर सिर्फ 17 गीगावाट था, 125 पे पहुंच गया, तो 34% ऑफ 125 इज हायर, राइट। तो बाकी स्मॉल हाइड्रो जो है वो भी पहले ज़्यादा था, तो हाइड्रो का भी शेयर कम हुआ है, बाकी जो बाकी छोटा मोटा और है ये भी है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो किस तरह से हमारा कैपेसिटी आप देखोगे तो ये यहाँ से ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है, स्पेशली FY16 से ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि किस तरह का कैपेसिटी एडिशन रिन्यूएबल्स में कंसिस्टेंटली हो रहा है, राइट। ऑलमोस्ट मोर देन 10 गीगावाट पर ईयर जो है, मतलब वो इस तरह से कैपेसिटी बढ़ रही है, जबकि पहले जो था 3-3, 4-4 बढ़ती थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक बार इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट फोकस इन लास्ट 7-8 ईयर्स वी कैन सी इन सोलर एंड एज वेल एज विंड एंड ओवरऑल रिन्यूएबल में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी पूरा एग्जैक्टली देखते हैं कि करंटली देखो मैंने बताया 210 है चेंज, अब कितना चेंज हुआ देखो एक साल में, मार्च 2024 के नंबर हैं रेज, तो 5.7 गीगावाट कोल की एडिशन हुई एक साल में FY24 में, ऑलमोस्ट 2.8% है, राइट। गैस की लेस देन 1 गीगावाट हुई तो 0.9% है। अदर्स लिग्नाइट की कुछ नहीं हुआ। हाइड्रो की भी कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, हमने नर्मदा वैली वगैरह में देख लिया है, तो दे आर नॉट दैट इजी, राइट। तो इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो डजंट हैव टू मच फोकस ऑन हाइड्रो। ठीक है, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने का ज़्यादा थॉट है उनका, एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का प्लान नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं हुआ। विंड 3.2 गीगावाट, सोलर आप देखो 15 एडिशन हुआ है और ये 5, तो मतलब कोल से भी ऑलमोस्ट 3 गुना। तो ये ग्रोथ जो है ना सोलर में बहुत ज़बरदस्त हो रही है सोलर। और ये चीज़ आप हर कंपनी, लाइक अगर आप NTPC की बात करो, आप क्या कहते हैं टाटा पावर की बात करो, टोरेंट पावर की, तो सब सोलर पे फोकस ज़्यादा है। टाटा पावर का तो ऑलमोस्ट जीरो, JSW एनर्जी की बात करो, अदानी ग्रीन्स की बात करो, तो सभी इन सभी कंपनी की अगर आप देखेंगे चीज़ें देखेंगे तो टिपिकली सबका फोकस सोलर पे ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज कॉस्ट, अभी हम कॉस्ट की भी बात करेंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जो पड़ता है सोलर सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू विंड। विंड में खर्चा ज़्यादा है और वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अदर रिन्यूएबल, न्यूक्लियर भी अच्छा खासा ऐड हुआ है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो न्यूक्लियर पे भी गवर्नमेंट का फोकस अच्छा है, तो 1.4 गीगावाट का न्यूक्लियर भी ऐड हुआ है। तो ओवरऑल किस तरह से चीज़ें ऐड हो रही है, तो 6% हमारी कैपेसिटी ऐड हुई है, राइट, इन लास्ट 1 ईयर। अब ये देखो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ने ही वाली है, बिकॉज वी आर ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सर्विसेज सेक्टर, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे जैसे फोकस बढ़ेगा वैसे वैसे हमें लगता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, और स्पेशली विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर उसमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स वगैरह डाल दें तो और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे अब मतलब 10 साल पहले अगर 2014 में देखें तो 10 क्या कहते हैं 1002 रिक्वायरमेंट थी बिलियन यूनिट्स की, राइट। तो 42 बिलियन यूनिट्स का वो था, शॉर्टफॉल था। ठीक है, अगर हम 2013-14 की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो 10 साल में ये 1002 से 60% बढ़ गया है।
ठीक है, 10 साल में 60% हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो 1002 से 1626 बिलियन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो गई है। और गुड थिंग इज कि हमारा डेफिसिट जो है वो सिर्फ 4 बिलियन का रह गया है FY24 के हिसाब से, राइट। तो ये डेफिसिट, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारा मतलब वो फोकस जो गवर्नमेंट का है एनर्जी बढ़ाने का और जनरेशन का, और हमारा जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे कि 42, हम पहले 79, 84, इतना ज़्यादा हमारा डेफिसिट था, वो कम होके अभी सिर्फ 4 रह गया है, राइट। और सरप्लस करने की बात आगे का थॉट प्रोसेस है, और बट ये डिमांड भी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। अभी जिस तरह की गर्मी है, अगर हम 2024 के देखें तो ज़बरदस्त हीट वेव है, ठीक है। और इस तरह से पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो आप कि 10 साल पहले अगर हम 2013-14 में जाएं तो 136 बिलियन यूनिट्स की पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब एक साथ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, राइट, वो थी। तो वो 6, अब जो है पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट 136 से 243 चली गई है। तो समर्स में वो AC वगैरह जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, राइट। और यहाँ पर डेफिसिट जो है वो कंसिस्टेंटली अगेन 6 बिलियन का था, अब जो है वो 3 का है, बीच में 9 का भी हो गया था लास्ट ईयर, बट अभी 3 का है। और इसके ऊपर भी आई एम श्योर थिंग्स आर गोइंग ऑन कि ये पॉजिटिव रहे। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो कि कितना ज़बरदस्त हमारा ग्रोथ जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट में हो रहा है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट में ग्रोथ होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक क्लियर टेल विंड्स है हर तरह के एनर्जी में। मतलब आप क्लियरली देखो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये नंबर यहाँ पता चलता है भाई। कोल पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, सोलर पे भी कर रही है, विंड पे भी कर रही है, और प्राइवेट कंपनीज भी वहीं पर, और न्यूक्लियर पे। तो ये 4 जो एनर्जी जहाँ से आने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, चारों पे हमें थॉट प्रोसेस देना ही चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव ऑल्सो, राइट। और ये चीज़ें ये स्टॉक्स बढ़े भी हैं लास्ट 1-2 साल में, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, अलग चीज़ कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ पुरानी ही है। ग्लोबली भी विंड एनर्जी पे काफ़ी फोकस है, राइट। एडिशन एंड ऑनशोर एंड ऑफशोर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑनशोर और ऑफशोर क्या होता है आप पूछेंगे। तो ऑनशोर विंड एनर्जी का मतलब ये है कि बेसिकली लैंड पे जो विंड एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं, या विंड एनर्जी का वो बड़ा सा ऐसा साइड पवन चक्की लगी हुई है, राइट, जो रोटर लगा हुआ है, लैंड पे लगा हुआ है, तो वो ऑनशोर है। ऑफशोर जो है वो सी के अंदर लगा हुआ है। सी के अंदर भी जो है विंड एनर्जी के प्लांट्स लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी पूरा सेटअप होता है, वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, और विंड एनर्जी के प्लांट्स सी के पर लगते हैं, राइट। और उस पर भी काफ़ी फोकस हो रहा है, एंड वी कैन सी दैट, ठीक है। तो वो क्लियरली वो शेयर धीरे 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 वो बढ़ रहा है, बिकॉज उसके भी बेनिफिट्स हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अगर गीगावाट में देखें तो 900 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है वर्ल्ड में, 900 गीगावाट, राइट। उसमें से 64 जो है वो ऑफशोर है, मतलब सी के अंदर है, और 842 मेजरली लैंड पे ही है, ठीक है। और ये अब कौन कौन से कंट्री, और ये देखो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे भी, वो ग्लोबली विंड पे फोकस है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी पे तो सबका फोकस है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का है, हर जगह फोकस है। तो वो चीज़ हमें दिखेगी कि यहाँ पर वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब चाइना तो ऑलवेज, मतलब जब भी मेरे वैल्यू चेन एनालिसिस होते हैं, चाइना ऑलवेज कम्स इन द डिस्कशंस, राइट। तो ये नंबर ज़बरदस्त है कि इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, आप देखो चाइना ने क्या ज़बरदस्त ग्रो किया है, मतलब द ग्रोथ द कंट्री हैज़ इज क्रेजी, राइट। 2007-8 में दे वर लाइक 4th and 5th, नाउ दे आर सो बिग अहेड ऑफ फर्स्ट, राइट। कि 366 गीगावाट, 900 टोटल 906 में 366 तो इनके पास अकेले के पास कैपेसिटी है, विंड एनर्जी कैपेसिटी अकेले के पास है। 141 फिर यूएस के पास है, 66 जर्मनी के पास है, इंडिया के पास 42 है, 46 हो गया है अभी लेटेस्ट, ये FY23 का नंबर है, ठीक है। तो 42 है, 46 हो गया है ये। तो अब आप देखो कि ये मेन प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स ये हैं इसमें, और किस तरह का ग्रोथ है। तो यूएस हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट, ठीक है, वी कैन क्लियरली सी दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड, बट चाइना इज़ अ क्रेजी स्टोरी, एंड स्पेशली ये तो पिवट है, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे ख्याल से 2018 आफ्टर कोविड 2019, तो मतलब ये पिवट है कि किस तरह से इन्होंने एडिशन की है ऑलमोस्ट, मतलब हर साल ऐसा लग रहा है कि 50 गीगावाट ऐड कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है 10 नेक्स्ट 6 साल में, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या स्केल पे वो काम कर रहे हैं। हमारा एनर्जी का टारगेट है 10 गीगावाट, गवर्नमेंट ने दिया है कि 10 गीगावाट, अभी तक तो हुआ नहीं है उनसे, अभी तो 5-6, 4-5, जैसे हमारा नंबर क्या था, ठीक है, 3 हुआ है लास्ट ईयर तो, और 10 का टारगेट है,
ठीक है, तो चलो 10 भी मान लेते हैं, तो बट आप यहाँ देखो, यहाँ पे इट इज़ मोर देन 50 जो है वो मार रहे हैं, हर गीगावाट जो है कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यूएस ऑल्सो इज इंक्रीजिंग अ लॉट, राइट, दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट 12-13 गीगावाट एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग, राइट। तो इस तरह से हमें भी मतलब कैपेसिटी का जो है एनर्जी का बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें रिन्यूएबल पे जाना है, सोर्स पे जाना है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, 40% कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास है, 16% इनके पास है, 7% जर्मनी के पास है, 5% इंडिया के पास है, एज पर 2022 नंबर्स हैं या FY23 नंबर्स हैं बेसिकली, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल है। तो ये अब हमें बहुत फास्ट अगर ये 100 पे लेके जाना है 6 साल में, तो भी हमें काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तो हम 3 ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज टोटल। और अब इंडिया के जो टॉप फार्म्स हैं, बड़े बड़े जो इंडिया के फार्म्स हैं, वो सबसे बड़ा जैसलमेर का विंड पार्क है, राजस्थान में सबसे बड़ा है सुजलॉन, उसका प्रोड्यूसर है 1.6 गीगावाट का अकेला। फिर हमारा मुपंडल विंड फार्म है, तमिलनाडु में है वो, राइट, 2007 में स्टार्ट हुआ था, 1.5 गीगावाट। फिर ये है बाकी ब्रह्मनावेल, ये सब छोटे छोटे हैं। फिर इस तरह से सबसे बड़े ये दोनों हैं जो गीगावाट्स में हैं, राइट। अब हम बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े, अब चाइना में है क्या 20 गीगावाट का, मतलब क्रेजी है ये, मतलब कितना ही बड़ा फार्म होगा, तो आई जस्ट यू कैन जस्ट इवन इमेजिन, आई थिंक। ठीक है, 20 गीगावाट कैपेसिटी का प्लांट है। उसके बाद इंडिया का जो जैसलमेर है वो नंबर 2 है एक्चुअली, 1.6। फिर 1.5 यूएस का है अल्टा विंड एनर्जी, फिर इंडिया का है 1.5, और फिर सब छोटे छोटे हैं, फिर बाकी सब यूएस और यूके में है। तो दिस इज हाउ बिग, मतलब इतना भी बड़ा हो सकता है 20 गीगावाट अकेला एक फार्म, राइट, एक विंड फार्म सिर्फ 20 गीगावाट कैपेसिटी का बन सकता है। तो क्या स्केल होगा उसका, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज इंस्टॉल, अब सबसे बड़ी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। तो दिस इज हाउ, तो तमिलनाडु एंड गुजरात की काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस स्टेट है, दे आर ऑल्सो, मतलब एज अ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो दे आर मतलब ट्राइंग टू बी अ बिग प्लेयर इन दिस स्पेस, राइट। तो ये हमेशा इन्हीं की बात ज़्यादा होगी आगे भी हमारे डिस्कशंस में, राइट। अब विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब सोलर आप कह रहे हो सब चीज़ें आ जाए, सोलर का ही फोकस ज़्यादा है, तो विंड पे फोकस कर ही क्यों रहे हैं? ये भी एक वैलिड क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार कि क्यों विंड की बात हो रही है। भाई विंड तो कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बड़ी वो चक्की लगानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है आराम से बन जाती होगी वो, राइट। हम बात भी करेंगे उसके बारे में, राइट। तो क्यों इसके ऊपर इतना फोकस हो रहा है, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको समझ आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, राइट। तो अब सोलर जो है ना, उसका सबसे बड़ा है कि वो तो सन के ऊपर डिपेंड है। सन कब आता है? 7 बजे सुबह, ये टाइम है, 7 बजे आता है, 8 बजे से उसकी एनर्जी मतलब PLF बढ़ना शुरू होता है, मतलब वो कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, ठीक है। उसकी वो जो हमने लगाया हुआ है पावर प्लांट, वहाँ पर वो 10% पे आता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, तो वो 1 बजे के आसपास वो 90% PLF पे पहुँचता है, मतलब 90% जो हमने कैपेसिटी है वो 1 बजे मिलती है हमें। फिर धीरे धीरे फिर गिरती वो शाम को 7-7:30 बजे खत्म हो जाती है। तो ये अब सोलर इस तरह से चल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब हम पावर जनरेट करते हैं तो हमें ग्रिड को तो कंसिस्टेंट पावर देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में दे दी और रात को नहीं दी, ऐसा नहीं चलता। कंसिस्टेंटली देनी होती है कि भाई हम इतनी पावर लगातार आपको देंगे। तो इसमें क्या रहता है, फिर काफ़ी सारे आजकल इंटीग्रेटेड प्लांट्स बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं चलो हम विंड पे भी विंड लगा लेते हैं। तो विंड जो होता है वो बाकी टाइम चलता है। तो विंड का जो अगर हम वो देखें PLF, तो वो ओवरऑल डे में चलती है विंड। तो विंड का तो ऐसा चक्कर नहीं है ना कि सन में ज़्यादा चलेगी और रात को कम चलेगी, बल्कि रात ज़्यादा चलती है टिपिकली, राइट। तो वो एक काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाता है कि विंड जो है वो रात को 1 बजे अगर हम देखें तो वो चल रही है और वो 90 के ऊपर है, फिर धीरे धीरे करके वो 80 पे चला गया और फिर वो 90 पे चला गया, फिर 80 पे चला गया। तो विंड हमेशा हमें दे रही है, ठीक है। डिमांड कब पीक होती है, राइट। डिमांड टिपिकली सुबह 6 से 7:30 बजे, मतलब डिमांड का पीक आता है, और शाम को 6 से 8 के बीच में डिमांड का पीक आता है, जब लोग घर पहुंचते हैं या फिर जब नहाते धोते हैं, राइट। तो वो डिमांड का पीक तभी आता है, गीज़र चलते हैं, शाम को AC चलते हैं, या शाम को TV वगैरह चलते हैं, तो ये डिमांड का पीक आता है। तो इस टाइम पे तो सोलर होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब जो अगर सोलर नहीं है तो टिपिकली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगाते हैं सोलर्स के साथ कि भाई ठीक है सोलर इतना हुआ, अब सोलर के बाद साथ में आप एनर्जी स्टोर कर दो थोड़ी देर के लिए, और जब डिमांड पीक वगैरह आएगी उस सोलर डिमांड से अगर विंड से नहीं पूरी हो रही तो बाकी जो भी कम पड़ रहा है वो हम स्टोरेज से दे देंगे,
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए विंड एनर्जी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। रात को एनर्जी के लिए विंड एनर्जी, तो हमारा ये जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो कम हो जाता है अगर हम विंड साथ में लगा दें सोलर के, ठीक है। नहीं तो सोलर का ये स्टोरेज का कॉस्ट बहुत बड़ा है और उसमें लॉस भी है कि भाई आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसको स्टोर किया, अब उसमें लॉस, क्यों स्टोर करोगे तो एकदम तो है नहीं कि जितना स्टोर हुआ उतना निकला, ठीक है। तो वो लॉस भी हुआ और उसका स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो भी बहुत बड़ा है। वो बैटरीज वगैरह लगानी है, वो इतनी सस्ती तो आएंगी नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, इसीलिए विंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर और विंड साथ में इंटीग्रेटेड प्लांट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बन रहे हैं आजकल, राइट। तो वो चीज़ें अगर आप फोकस करोगे तो बहुत ज़्यादा फोकस इसी पे है कि भाई दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कॉस्ट वाइज तो डेफिनेटली सोलर सस्ता है, इसमें कोई नहीं। INR पर किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, तो उसमें सोलर जो है 2020 में 2 से ₹2.5 का था, फिर अभी 2 से मतलब 2.3 से 2.6 रुपीज़ का पड़ता है सोलर। तो सोलर सस्ता है, ठीक है। लेकिन विंड जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, वो 2.8 से 3.4 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए विंड जो है ओवरऑल कॉस्टलियर तो रिसोर्स है, इस मतलब है ओवरऑल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके और बहुत बेनिफिट्स हैं कि एक तो वो रात को चलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। तो अगर हम ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ ना इंटीग्रेटेड, क्यों इंटीग्रेटेड का सिस्टम देखो, अब अगर सोलर है, अगर वो उसकी एनर्जी कॉस्ट ₹2.5 पर पड़ती है वो, तो उसकी जो एनर्जी स्टोरेज है वो ₹7 पर यूनिट पड़ती है। तो एनर्जी स्टोरेज इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो सोलर का टैरिफ बहुत बढ़ जाता है अगर स्टैंड अलोन स्टोर सोलर फार्म लगाया जाता है। विंड का अगर हम लगाते हैं तो ₹3 का एनर्जी कॉस्ट है, वहाँ पर BES भी ₹7 है, तो वो भी ₹10 का पड़ता है कि भाई विंड भी लगातार हर टाइम पूरे टाइम पे नहीं आती, तो उसमें भी हमें स्टोरेज थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सोलर और विंड लगाते हैं तो 2.7 के आसपास पड़ता है और एनर्जी स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए वो 2.8 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है। और बाकी अगर हम कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है वो ₹4 के आसपास पड़ते हैं। तो ये सोलर और विंड जो है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड में एक मतलब काफ़ी बढ़िया एक वैल्यू क्रिएट कर देता है। तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर, एंड भाई सोलर जो जैसे वो तमिलनाडु है और गुजरात है, ये सब क्या है कि दे आर वेरी रिच, की विंड भी बहुत अच्छी है क्योंकि एक तो सी के पास है तो वो थोड़ा बेनिफिट है, तो विंड भी बहुत अच्छी है और गर्मी भी बहुत है, तो सोलर भी बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। और राजस्थान, मतलब ये सब प्लेसेस पे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इसकी वैल्यू मिलती है और इसीलिए आप देखोगे तो मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड पावर प्लांट्स आर कमिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर PLF मतलब एज आई सेड प्लांट लोड फैक्टर। उसका क्या मतलब होता है कि भाई 100 अगर 100 गीगावाट की कैपेसिटी है तो एक्चुअली कितना दिया साल में। अभी सोलर तो भाई दिन में ही 100% पे चल रहा है ना, 4-5 घंटे, ठीक है। तो बाकी रात को नहीं चल रहा, दिन चल रहा। तो ओवरऑल सोलर की जो कैपेसिटी होती है वो अगर 100 गीगावाट का सोलर प्लांट लगाया तो वो 18% देगा, 17 to 18% गीगावाट देगा वो, ठीक है। अगर 100 गीगावाट का प्लांट लगाया तो 17-18 गीगावाट की कैपेसिटी पे वो देगा चीज़ें। विंड थोड़ा ज़्यादा देता है, विंड जो है वो 30-29 मतलब 30 तक दे रहा है, बाकी ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये 30 तक दे सकता है, 29-30 की। विंड में रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है, तो वो थोड़ा बेटर देता है, बट वो भी ऐसा नहीं है कि 70-80 दे रहा है। 70 तो थर्मल देता है, 70-75 के आसपास, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो आपको समझना है कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी में एक्चुअल में इतना मिल रहा है, और यही चीज़ अगर 100 गीगावाट की कैपेसिटी हम बनाते हैं थर्मल की तो 70% के आसपास मिल जाता है। तो बेसिकली आप समझो कि भाई आपको अगर जितनी एक कोल की कैपेसिटी क्रिएट करनी है तो उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जब जाके जितना कोल प्लांट दे रहा है उतनी पावर जनरेट कर पाओगे आप, ठीक है। तो मतलब अगर आपने 300 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्ड करी है तो जितनी पावर निकलेगी या जितनी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी उतना 100 गीगावाट की सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी मतलब वो पावर निकाल देगा। तो 3 टाइम्स भी करना है। तो ये गीगावाट जो कैपेसिटीज है ना थोड़े से मिसनोवर है, ये सही नंबर्स नहीं है। एक्चुअल में जितना निकलता है ना वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। तो मतलब तो वो समझ रहे हो ना कि अगर आप हमने जैसे देखा 5 गीगावाट एडिशन हुआ थर्मल में और इसमें 20 गीगावाट हुआ, तो वो मतलब ये मान के चलो कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी तो बराबर सी निकलेगी दोनों में से, ठीक है। अब इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज वेरी लेस, तो एवरेज इज 3265 किलोवाट आवर यूनिट कंजम्पशन वर्ल्ड में है। इंडिया इज जस्ट 1208, तो ये तो ज़बरदस्त
क्लियर वो है कि भाई इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा तो इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़ना है। चाइना इज एट 5, तो हमारे तो सोलर एसी भी वगैरह भी मतलब एसी वगैरह भी ढंग से नहीं चलते यार, जो मतलब अभी इतना हमारा वी आर स्टिल अ पुअर कंडीशन, राइट। तो वो कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त, हमारी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़नी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऐसा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़नी है। तो एक बहुत बड़ा टेलविंड है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, ठीक है। विंड एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, तो 46 गीगावाट की करंटली विंड एनर्जी टोटल है, राइट। बट पोटेंशियल 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया का ऑलमोस्ट 302 गीगावाट की हम कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है। 46 की तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें से 300 और 302 किया जा सकता है। तो गुजरात जो है उसमें सबसे ज़्यादा है पोटेंशियल 84, क्योंकि सबसे ज़्यादा विंड वहाँ पर होती है और ऑब्वियसली वो एज अ सेट की थोड़ा उनका बेनिफिट है कि वो सी के पास है। सेकंड कर्नाटक है, फिर आंध्रा है, फिर महाराष्ट्र है और फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु जबकि छोटा है बट स्टिल दे हैव द वेरी हाई, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी, तो उन्होंने काफ़ी फोकस किया है इसके ऊपर। अगर हम 120 मीटर चले जाएँ तो फिर ये 695 तो ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और 150 चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है। तो अभी तो मेरे को लगता है कि ये तो कर ले ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे फिर उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अब गुजरात एंड तमिलनाडु एज आई सेड की 2 पावर जनरेटिंग नेशन है। गुजरात का शेयर जो है वो ऑलमोस्ट कैपेसिटी वाइज 24% है, तमिलनाडु जो है वो सेकंड हाईएस्ट है 23%। ये लेटेस्ट डेटा है 2023 के आसपास का, राइट। कॉस्ट ऑफ ए टर्बाइन, अब टर्बाइन जो बनता है ओवरऑल, राइट, को पूरा जो विंड का प्लांट लगता है, सारी चीज़ें वो पूरा जो पवन चक्की बनती है, राइट, तो उसमें आप समझो कितना, अब 8 से 12 करोड़ रुपए का तो वो टर्बाइन है जो वो पूरी पवन चक्की है। फिर उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो 1.5 से 3 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो ये बहुत हाई लेवल एस्टीमेट्स हैं, ये अलग अलग जगह से हमने देखे, तो ये बहुत हाई लेवल एस्टीमेट है। इसको आप ये मत मानना कि सबके लिए ये है, राइट। तो डिपेंड करता है कितनी बड़ी चक्की लगानी है, कितना है, सब चीज़ बहुत सारी डिपेंड करती है। बट एक बहुत अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा देखो आप कि भाई टर्बाइन की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, 65 से 75% टर्बाइन है, 15 से 25% उसकी इलेक्ट्रिकल सिविल और जो लगाने लोगों ने की। फिर लैंड एक्विजिशन के ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है वो टर्बाइन की, वो 1 करोड़ रुपए की तो जगह है जहाँ पर वो लग रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक अगेन 50 लाख वो पूरा बनाने, तो कितने बड़े बड़े आपने देखे होंगे वीडियोस, इतने बड़े बड़े टर्बाइंस कैसे जाते हैं ट्रक्स में, राइट। तो वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपये वहाँ, फिर ग्रिड के साथ कनेक्शन, फिर बाकी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, वो सब चीज़ें। तो इस तरह का ये ओवरऑल खर्चा बैठता है, तो काफ़ी अच्छा खर्चा है। मतलब अगर आप देखोगे सारी जो मैक्सिमम लगा लें अगर हम, राइट, तो ऑलमोस्ट 18-19 करोड़ रुपए का एक टर्बाइन बैठ रहा है आपको, ठीक है। तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। और एक जो है वो 2 मेगावाट का एक टर्बाइन बनता है, ठीक है। 2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एक टर्बाइन, 2, ठीक है। वो 1 गीगावाट के हिसाब से लगा लो आप, तो मतलब 500 टर्बाइन लगाने पड़ेंगे जब 1 गीगावाट की आपको इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी बनेगी, कैपेसिटी, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। अब ओवरऑल फ्लो होता कैसे है, राइट। तो विंड मिल सिंपल है, विंड मिल चलती है, उसमें विंड टर्बाइन होता है, वो घूमता है, फिर जनरेटर होता है कि भाई इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी जाती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जाता है ग्रिड, ग्रिड से जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, फिर इलेक्ट्रिसिटी होम वगैरह में जाता है। तो इस तरह से ही सारी चीज़ें चलती हैं। विंड मिल का ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 11 किलोमीटर पर आवर की विंड पे ये स्टार्ट चलती हैं और मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलती है। 90 से ऊपर नहीं चलती है, ख़राब हो जाती है, या मतलब उनमें ऐसा सिस्टम होता है कि 90 से ऊपर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है स्पीड इनकी, तो दे डोंट वर्क, ठीक है। तो 11 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से इनको चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये गियर बॉक्स है, रोटर है, गियर बॉक्स है उसके अंदर, फिर जनरेटर है, उसी के अंदर जनरेटर होता है, टिपिकली जनरेटर अलग नहीं होता, अलग ही उसी के अंदर होता है। फिर पावर केबल्स के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू ये इस तरह चला जाता है, ठीक है। तो ये सारा बिल्कुल क्लियर, और भी मैंने डिटेल, अगर कोई इंजीनियर है तो उसको मज़ा आता है ये सब समझने में, तो वो भी उसके लिए भी है ठीक है। तो मेजर पावर जनरेशन कंपनी कौन सी है, एनटीपीसी है, तमिलनाडु जनरेशन है, टाटा पावर है, अदानी पावर है। तो ये तो हमने पहले भी अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें भी पढ़ी थी। तो ये मेजर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं जो जनरेट करती हैं पावर, राइट, जिसका मतलब ये सब फार्म्स, मतलब जो इसमें भी हैं विंड एनर्जी में। तो जो ओवरऑल विंड एनर्जी में बड़े प्लेयर्स हैं, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका 1.6 गीगावाट की इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है उसके पास। तो ओवरऑल जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जो पावर जनरेट कर रहा है, राइट, जो जनरेशन में इन्वॉल्व है, राइट। तो टोटल उसकी 7.2 है, उसमें से 1.6 विंड है, तो उसका विंड जो है वो काफ़ी बड़ा है, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट विंड प्लेयर है वो। अदानी ग्रीन जो है उसका 1.4 है, जबकि उसकी टोटल इंस्टॉल ज़्यादा है। तो उसका अदानी ग्रीन तो प्योर रिन्यूएबल प्लेयर है,
राइट। तो उनका जो है मेजरली 1.4 के अलावा सारा सोलर है, तो ये 17% है। टॉरेंट पावर 3.9 से 921, ठीक है, ये विंड है। एनटीपीसी 213 ही है, विंड इज नॉट मच अभी तो, एनटीपीसी तो थर्मल पावर ही मेजरली उनका है, राइट। और बाकी उनका सोलर है, ठीक है। अगेन टाटा पावर हैज़ मोर सोलर, 5.8 सोलर है, 1 गीगावाट ही करंटली उनका विंड है, राइट। तो ओवरऑल देखोगे तो 8 सबसे बड़ा जो प्लेयर है सोलर में, ओवरऑल रिन्यूएबल में सबसे बड़ा अदानी ग्रीन है, राइट। नंबर 2 एनटीपीसी है, नंबर 3 टाटा पावर है, लेकिन विंड में सबसे बड़ा प्लेयर जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, राइट। सेकंड अदानी ग्रीन है और थर्ड टाटा पावर है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, विंड पे फोकस ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, अभी शायद थोड़ा सा बढ़ रहा है, और रीज़न भी बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है, तो उससे विंड पे हो सकता है फोकस आगे और बढ़े, एंड इट कैन बी अ गुड टेल विंड फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है। तो अब ओवरऑल ये है, तो क्या क्या पाइपलाइन में है, तो जेएसडब्ल्यू का पास ऑलमोस्ट 2.2 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2.2 गीगावाट, ठीक है, 1.6 है, 2.2 का, और एक का जो है पाइपलाइन में एक और, तो 3.2 के आसपास थॉट प्रोसेस है। अदानी ग्रीन 1.4 है करंटली, 2.4 मेगावाट और 2.4 गीगावाट जो है अंडर डेवलपमेंट है। टॉरेंट पावर 921.3 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 400 मेगावाट के पाइपलाइन में भी है। एनटीपीसी बहुत कम है, बट 6 गीगावाट तक का बनाने का प्लान है, बहुत बड़ा इनका थॉट प्रोसेस है। टाटा पावर 1 गीगावाट है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास प्योर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स नहीं, हाइब्रिड मतलब दोनों, तो वो 4.48 गीगावाट के। तो इनका फोकस टाटा पावर का, जो जितना मैं समझता हूँ, उनका फोकस विंड पे बहुत ज़्यादा, सोलर पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और विंड को उनको एज ए एडिशनल, जैसे हमने बोला हाइब्रिड बना देते हैं कि भाई ठीक है सोलर अच्छे से चले और विंड को थोड़ा सा उसमें एडिशनल डाल देंगे, तो वैसा थॉट ज़्यादा है। प्योर विंड प्रोजेक्ट्स टाटा पावर के पास ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से ये अलग अलग कंपनीज कर रही हैं। तो विंड का अगर हम बनाने के लिए, विंड मिल बनाने के लिए क्या है भाई, ऑफकोर्स स्टील से बनती है, कार्बन फाइबर, बालसा वुड, अदर मटेरियल, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा सामान है। फिर उसका डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मशीनिंग, ऑटोमेशन, असेंबली, ये सारा होता है। फिर अब हम वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट सप्लायर, फिर उसके गियर बॉक्स अलग लोग बनाएंगे, बियरिंग अलग बनाएंगे, टावर बनाएंगे, राइट, जनरेटर्स बनाएंगे, ब्लेड्स बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे, वो सब अलग हैं। फिर विंड टर्बाइन कंपनीज हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे सुजलॉन है, वो टर्बाइन बनाएगी पूरी, राइट। स्मॉल विंड, न्यू विंड एनर्जी डिजाइनर्स पर टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेंगी, लार्ज यूटिलिटीज की, मतलब लार्ज यूटिलिटी आइटम्स बनाएंगी, तो ये सारी चीज़ें विंड एनर्जी टर्बाइन कंपनीज करती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट, अब विंड टर्बाइन तो बन गया, अब उसको सेटअप करना है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट, ईपीसी कंपनीज जो हैं कि भाई ठीक है, वो इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कंपनीज वो सारा सेटअप करेंगी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एक बार लग गया तो ऑपरेशन, राइट। फिर विंड फार्म डेवलपर जो होते हैं वो टिपिकली फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर्स करते हैं, यूटिलिटीज वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा वैल्यू चेन है, इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। टिपिकली जो है व्हाट वी हैव सीन इज देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लेयर्स इन दिस स्पेस, राइट। तो एक तो फुल स्टैक प्लेयर है जो टर्बाइन सप्लाई भी करता है, मतलब टर्बाइन बनाता भी है, ठीक है, ईपीसी भी करता है, मतलब उसको इंस्टॉल भी करता है और उसका मेंटेनेंस भी करता है, तीनों करता है। और दूसरे होते हैं जो सिर्फ टर्बाइन देते हैं, भाई हम तो टर्बाइन ले लो, अपने आप देख लो बाकी, ठीक है। ये 2 प्लेयर्स हैं मेजरली। अगर हम मेजरली बड़े प्लेयर जो हैं वो टाइप 1 है, मतलब वो जैसे सुजलॉन है, आइनॉक्स विंड है, सीमेंस गमेशा है, विंड वर्ल्ड है, आरआरबी एनर्जी है। तो ये क्या है, ये सब कुछ करते हैं, ये कहते हैं भैया हम टर्बाइन भी लगाएंगे, टर्बाइन बनाएंगे भी, मतलब जो भी सोर्सिंग वगैरह करेंगे बाहर से, चाइना से मंगवाएंगे सामान जो भी है, बट टर्बाइन पूरा हम बनाएंगे, हम असेंबल करेंगे, हमारा ब्रांड है, हमारा टर्बाइन है, हम ही उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, पूरा सेटअप करेंगे, और हम ही उसका मेंटेनेंस भी करेंगे, तो सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस तरह के प्लेयर हो गए। अब दूसरा है कि जैसे जी इंडिया है, वेस्ता से ये बोलता है भाई हम तो टर्बाइन बनाते हैं, ठीक है। ये 2017 में था ऐसा, ये 2024 में क्या है, अच्छा ये विंड वर्ल्ड बंद हो गया, आरआरबी एनर्जी बंद हो गया, दोनों ने क्या कहते हैं बैंकरप्सी फाइल कर दी, क्योंकि 2017 में कुछ हुआ था, वो हुआ था बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 3 ही प्लेयर रह गए और इनकी भी हालत खराब हो गई थी, आपको पता है सुजलॉन वगैरह की भी, राइट। और टाइप 2 में जो है वो एक और एनविजन करके प्लेयर ऐड हो गया। तो ये अब जो है करंटली ये मेजर प्लेयर है। तो टाइप 1 प्लेयर्स जो सब कुछ करते हैं वो ये 3 है, इसमें से भी ये सीमेंस जो है ये लॉस मेकिंग एंटिटी है, बाकी ये मेजरली 2 हैं, और टाइप जो लिस्टेड हैं बड़े कम प्लेयर्स हैं, और बाकी टाइप 2 ये सारे प्लेयर्स हैं। तो इस तरह से करंटली ये सारी चीज़ें चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है अगेन इंडिया की जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपैंड तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपैंड नहीं हो रही है, राइट। चाइना जो है वो सबसे बड़ा हब है, नो डाउट इन इट, 60 to 80% शेयर ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी कंपोनेंट्स उसके पास है,
तो ऑफकोर्स वो इतना बड़ा, एक तो खुद ही इतना बड़ा, मतलब खुद ही 40% की तो उनके पास कैपेसिटी भी है, तो वो बनाता भी है और कंज्यूम भी कर लेता है, तो दूसरों के लिए भी बनाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही बड़ा वर्ल्ड का। तो इसीलिए सबसे बड़ा वही प्लेयर है टरबाइन बनाने में, तो वहीं से मेजरली आई एम श्योर इंडिया का भी वहीं से आता होगा। ये सब एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, बट इसी तरह से ही चलता है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विंड टर्बाइंस जो है इंडिया की सिर्फ 12 गीगावाट की कैपेसिटी है करेंटली, ठीक है। उसमें से 3 से 4 तो हम विंड टर्बाइंस और जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को भेज देते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो काफ़ी आगे। आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं देखा, बट मैं एक बार यूएस बहुत साल पहले गया था, तो वहाँ पर सुजलॉन के आपको बहुत सारे टर्बाइंस दिखेंगे, लिखा हुआ सुजलॉन उस पर, राइट। तो वो वहाँ पर भी हम भेज देते हैं, कि बनाते हैं भेज देते हैं। तो इस तरह से करंटली चल रहा है टर्बाइंस का, ठीक है। तो अगर सुजलॉन का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3.1 गीगावाट की ही है। अब इंडिया का जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो है कि 10 गीगावाट भाई बनाना है, कैपेसिटी करनी है, तो इसके बाद 3 है, इसके बाद 2.5 है, बाकी तो छोटे मोटे प्लेयर होंगे, तो मतलब बड़ा 5-6 की ही कैपेसिटी है हमारे पास बनाने की, तो हमें तो इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे अगर हमें वो करना है तो, ठीक है। तो आज तक इन्होंने 20.5 गीगावाट जो है ग्लोबली कमीशन किया है, टर्बाइंस बनाए हैं, और 14.5 गीगावाट इंडिया में बनाए हैं। उसमें से आइनॉक्स विंड तो नया प्लेयर है, इसने 3.2 बनाए हैं। ऑर्डर बुक इसके पास 3.3 गीगावाट की ऑलरेडी है, तो 1 साल की ऑलरेडी है इसके पास, इसके पास भी ऑलरेडी है एक बार, राइट। तो इस तरह के ROE हैं करंटली। सुजलॉन हैज़ डन वेल, तो उसके ROE अच्छे लग रहे हैं, राइट। एक KP एनर्जी और है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ये अपने लिए ही बनाता है विंड एनर्जी, और कई बार एक्स्ट्रा होते हैं तो डिस्कॉम्स को देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। तो अभी हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है नहीं एक्चुअली। हम अभी चाइना, या मतलब ग्लोबली आई एम श्योर चाइना ही होगा मेजर प्लेयर, तो वहीं से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर विंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब हाफ ऑफ, अगर हम 10 करना है हमें, तो हाफ वहाँ से आ रहा है बेसिकली। और भी क्या प्लेयर है एनुअल, और बाकी भी प्लेयर्स हैं, जैसे सीमेंस गणेशा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है 3 गीगावाट की, इसकी 1 है, इसकी 1 है जी। तो ये भी प्लेयर्स हैं, बाकी कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं इसमें, राइट। इसमें से वेस्टास ने ऑलमोस्ट 3.2 कर चुका है, ये 1.4 कर चुका है, तो इस तरह से इनका भी मार्केट शेयर है। तो दीज आर ऑल्सो प्लेयर, बट मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो वी डोंट नो मच डेटा अबाउट दैम। आइनॉक्स ग्रीन, अब O&M स्पेस में, अब मतलब O&M मतलब मेंटेनेंस, राइट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है, सुजलॉन 33% उनका शेयर है करंटली। सीमेंस गमेशा जो है वो 17% है, और आइनॉक्स ग्रीन वो 8% जो है, आइनॉक्स विंड का ही आई थिंक सब्सिडरी है, राइट। तो वो 8% उनका शेयर है, बाकी वेस्टास भी कर रहा है 8, और बाकी सब भी कर रहे हैं। तो ये भाई ऑपरेशन एंड मेंटेन, हमने ही बनाया तो हम ही ऑपरेशन करेंगे, हम ही मेंटेन करेंगे, तो इस तरह से है, राइट। और करंटली ओवरऑल जो विंड एनर्जी की कैपेसिटी है उसमें से 13 गीगावाट ऑलमोस्ट सुजलॉन की, मतलब विंड फार्म्स हैं या वो कर रहा है मैनेज उसको। सीमेंस जो है वो ऑलमोस्ट 6.9 कर रहा है, आइनॉक्स नया प्लेयर है 3.2 कर रहा है, वेस्टास 3.2 कर रहा है, RRB 1.1, ठीक है। अदर एक्टिव प्लेयर्स 2, और ये देर आर 9.7 ऐसे हैं विंड एसेट्स जो इनएक्टिव प्लेयर्स के पास हैं, राइट। वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नया कुछ नहीं ले रहे, जो करंटली चल रहा है वो चल रहा है, टाइप्स उनका वो चल रहा है। तो ओनली ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं अब इसमें, तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, RRB एनर्जी है, ये सारी है, जो ये सब सिर्फ ब्लेड बनाती हैं उसके विंड टर्बाइंस के, राइट। और ये 3-4 कंपनीज जो हैं या तो बंद हो गई हैं, या बैंकरप्सी के बाद ये ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई हैं, ठीक है। वर्ल्ड विंड, रीजन पावर टेक, ओरिएंट ग्रीन पावर एंड इंडो विंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा 2017 के बाद काफ़ी इशू हुआ था विंड एनर्जी में, और उसके रीजंस में आपको एक बार धीरे धीरे चल रहा है तो बताऊंगा आगे। विंड टर्बाइन 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन, ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे जब रिसर्च चल रही थी तो पता चला, राइट। तो इस तरह का भी एक विंड टर्बाइन होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, मतलब मैंने हो सकता है देखा हो बट ऐसा ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरह के विंड टर्बाइंस भी होते हैं, ये मोस्टली छोटे होते हैं, स्मॉल हाउसेज, स्मॉल फार्म्स, एयरपोर्ट्स वगैरह में होते हैं, लगते हैं, ठीक है। और छोटे हाइट के भी होते हैं, और जो मेजरली हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइंस होते हैं, जो बड़े होते हैं ये, ठीक है। विंड फार्म्स किस तरह से, अगेन वो टर्बाइंस होते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ विंड टर्बाइन, ऑफशोर, ऑनशोर, डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये तीनों समझेंगे क्या होता है ये, ठीक है। ऑफशोर और ऑनशोर में क्या डिफरेंस है, मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। ऑनशोर जो होता है वो लैंड पे होता है, ठीक है। 4 से 5 साल में आपकी कॉस्ट निकलती है, उसमें कनेक्शन टू ग्रिड इज ईजी, राइट। ये ऑलमोस्ट 50% मोर एक्सपेंसिव होता है ऑफशोर मतलब जो सी के अंदर लगता है, राइट। तो इंडिया में तो अभी सब कुछ ऑनशोर ही है ऑलमोस्ट, तो ऑफशोर कुछ भी नहीं है, बट आगे ऑफशोर का प्लान काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफशोर में लैंड एक्विजिशन का चक्कर नहीं है। फिर
उसमें आउटपुट भी बेटर है। ये 2 to 3 मेगावाट पर टरबाइन बनता है, यहाँ पर 5 to 10, क्योंकि ज़्यादा हवा चलती है और वही बीच में कुछ आने का चक्कर कम है, ठीक है, तो सी पे का हवा ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर ज़्यादा आउटपुट आता है एक टरबाइन पे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, ठीक है। इंडिया के पास कोस्ट लाइन तो है, कोस्ट लाइन की टेंशन है नहीं हमें, राइट। और क्या कहते हैं, इसकी जो ओवरऑल जो चलता है ये 25 से 30 ईयर्स चलता है, ये 20 से 25 साल चलता है, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि यार थोड़ा बहुत ठीक है, खर्चा ज़्यादा है इनिशियली, राइट, बट बेनिफिट भी ज़्यादा है, लैंड एक्विजिशन का चक्कर भी नहीं है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है, फिर लैंड इज़ एक्सपेंसिव ना, और लैंड इज़ एक रिसोर्स जो भाई ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्री वगैरह भी लगाएंगे, और सारी चीज़ें भी करेंगे, राइट, तो वाई नॉट पुट इट इन द सी ओनली। तो वो चीज़ें का मेरे को लग रहा है कि मोर एंड मोर थोड़ा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई ऑफशोर फोकस होना चाहिए, ऑफशोर अगेन सी बेस्ड वो होने चाहिए। तो इस तरह से ऑफशोर विंड फार्म बनता है। तो ये फ्लोटिंग भी होता है कि भाई या तो सी के ऊपर है, नीचे से डीप वाटर में इसको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर जैकेट वाला टाइप होता है, इस तरह से बना देते हैं, या फिर बिल्कुल पास में अगर शैलो वाटर में विंड टरबाइन बनता है तो उसमें फिर एक ऑफशोर सबस्टेशन बना देते हैं, और फिर ये ऑफशोर सबस्टेशन पावर ग्रिड को कनेक्ट करता है। तो इस तरह से ये काफ़ी खर्चे वाली चीज़ है, थोड़ा खर्चा 50% ज़्यादा है। अब वहाँ पर हम 17-18 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 27-28 करोड़ की बात हो गई, राइट। तो इस तरह का ये महंगा है। विंड एनर्जी कंपैरिजन ऑफ कोर्स, अब ये तो मैंने वैसे डेटा डाला हुआ है, बट सी में ऑफ कोर्स विंड एनर्जी का ज़्यादा है। और डिस्ट्रीब्यूटेड फार्म्स क्या होते हैं कि भाई एक एक चक्की लगा ली किसी ने, एक एक विंड टरबाइन लगा लिया, किसी ने कॉलेज में लगा लिया, किसी ने स्कूल में लगा लिया, और उससे मेजर काम चल रहा है, भाई उतनी 2-3 मेगावाट की एनर्जी निकल रही है और उससे उनका काम चल रहा है। तो ये भी मतलब अगर आई डोंट नो इंडिया में कितना ज़्यादा है, बट यू विल सी दैट अ लॉट इन डेवलप्ड नेशंस। ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूट से एक एक विंड फार्म, एक एक टरबाइन लगा लेते हैं जहाँ पर अच्छी हवा चल रही है और उससे उनका काम चलता रहता है, ठीक है। तो अब हमने विंड वगैरह की तो बात अच्छे से कर ली है। अब हम देखते हैं केबल कंपनीज। ये जनरेटर और विंड जो है वो साथ ही होता है, मोस्टली वो एक ही साथ होता है, ये एक ही इसके अंदर होता है ये पूरा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केबल कंपनीज। तो और हमें पता ही है हैवेल्स, पॉलीकैब, KEI, फिनोलेक्स, RR केबल, तो ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं, राइट। इनका इतना % केबल्स बिजनेस से आता है, बट ऑफकोर्स दे मेक ऑल टाइप ऑफ केबल्स, नॉट जस्ट मतलब बहुत टाइप के केबल्स बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये सब प्लेयर्स उसमें हैं हमारे, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो GE T&D, सीमेंस है, किर्लोस्कर है, ABB है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर। तो ये सब कंपनीज हैं जिसमें सीमेंस सब काफ़ी बड़ा प्लेयर है, ABB बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। परसेंटेज ट्रांसफार्मर 28% इनका रेवेन्यू है, इनका 38% रेवेन्यू ट्रांसफार्मर से है। और GE T&D वो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुआ है, ये भी 100% ट्रांसफार्मर का रेवेन्यू इनका है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजर प्लेयर्स हैं जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं इंडिया में, ठीक है। और बाकी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, तो उनकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी है जो मुझे मिली, राइट। उसके बाद हम बात करें फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। भाई अब ट्रांसफार्मर बन गया, नेशनल ग्रिड पे चले गए, ग्रिड पे तो पावर ग्रिड वगैरह ये सब कंपनीज हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन सी है कि भाई ऑफकोर्स स्टेट डिस्कॉम्स अलग अलग हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन। फिर टाटा पावर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, टोरेंट पावर भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कुछ जगह पे, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बड़ी, ठीक है। तो दीज गाइज डू दिस। 2017 में क्या हुआ, आप देखो, आप जो विंड पावर जो है ना, उससे पहले इस तरह का 2.1 गीगावाट ऐड हुआ, 2.3 गीगावाट ऐड हुआ, 3.5 गीगावाट हुआ, 5.5 गीगावाट ऐड हुआ FY17 में, और FY18 में गिरा 1.7 पे। उसके बाद ये ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। अभी FY24 में शायद 3.6 हुआ, राइट, 3.6 गीगावाट ऐड हुआ है FY23 में, राइट। तो ये क्या हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने टैरिफ पॉलिसी चेंज की थी ये 2017 में। उन्होंने पहले फिक्स प्राइस टैरिफ पे था कि भाई प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई हमें ना इतने रुपए पे ये पावर चाहिए, विंड पावर। फिर उन्होंने कहा रिवर्स ऑक्शन कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बताओ तुम कितने पे बेच सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट का जो फिक्स प्राइस था ना, तो गवर्नमेंट ने इस थॉट प्रोसेस था कि भाई इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से एक रैशनल पॉलिसी थी, राइट। बट गवर्नमेंट ने कहा कि थोड़ा सा ग्रीडी हो गया कि चलो ठीक है, तुम बताओ भाई अगर इससे कम दे सकते हो क्या हमें। तो इनका रेवेन्यू पहले 5 से 7 रुपए पर किलोवाट आवर पे था, पर यूनिट पे था, वो गिर के 3 से 4 हो गया। क्यों किया इन्होंने ना बिडिंग के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए इरैशनल प्राइसिंग कर दी। काफ़ी सारी प्राइवेट प्लेयर्स ने, छोटे प्लेयर्स ने, राइट। और उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए, ये नहीं हुआ, उनको बाद में लगा यार ये तो इरैशनल हो गया, काम चलेगा नहीं, तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं हुए, राइट। और इसकी वजह से ज़बरदस्त नुकसान हो गया। तो ये जो पॉलिसी चेंज हुई ना, फिक्स टू रिवर्स ऑक्शन, तो मतलब जस्ट टू टेक द प्रोजेक्ट मैनी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ठीक है कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, मैनेज, तो वो चीज़ नहीं हुई। एंड देन दे रियलाइज किया नहीं है तो नहीं हो रहा मैनेज, एंड देन दे शट द शॉप, एंड दैट्स व्हाई मेनी कंपनीज
बंद हो गई और सुजलॉन वगैरह भी की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उसमें, राइट। क्योंकि अगर 5 से 7 रुपये पर मिल रहा है और उससे 3 से 4 मिलने लग जाएगा तो ऑफकोर्स वो पूरी वायबिलिटी ही प्रोजेक्ट की ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम। फिर पॉलिसी चेंज किए, फिर टू क्लोज बिडिंग की, भाई एनवेलप क्लोज बिडिंग गवर्नमेंट ने की, भाई ठीक है आपस में एक दूसरे से डिस्कस मत करो कि कम हो जाएगा, राइट। फिर टारगेट गवर्नमेंट ने जो है उसको 10 गीगावाट पर एनम, जैसे मैंने बताया, क्लियर टारगेट रख दिया। स्टेट को भी बोला कि भाई 2 गीगावाट किसी एक स्टेट में ज़्यादा नहीं जाएगा, ताकि अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा सा रहेगा, ऐसा नहीं सब कुछ तमिलनाडु और गुजरात के पास जा रहा है, राइट। तो उसके बाद फिर उन्होंने आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट करी कि भाई हर डिस्कॉम को, हर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिन्यूएबल से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अभी FY24 में अगर हमको टोटल लेना है तो 1.6% विंड से लेना ही है, 0.7% हाइड्रो से लेना ही है, बाकी 24.8%, तो 27% आपको रिन्यूएबल पावर से ही पावर लेनी है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कंपलसरी है वो 27%, और ये जा जाके 43% करना है इनको 2030 में, ठीक है। तो ये अब इसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि विंड को भी क्लियर सेपरेट है कि भाई विंड जो है 7%, अगर हम 2030 की बात करें तो 7% पावर इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो विंड से करनी है, कंपलसरी हो गया है ये, ठीक है। तो अब उसकी वजह से ऑफकोर्स भाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इतनी तो पावर ही जनरेट नहीं हो रही, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चेंजेस की है पॉलिसी में, राइट। एंड और फिर जो है वो थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हुई अभी लास्ट 2-3 साल से, चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हुई है, राइट। तो ये अब मतलब काफ़ी सारे ऐसे भी पावर मतलब बेकार पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे जो क्या कहते हैं चल नहीं रहे थे, उसके लिए भी इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं कि भाई ओल्ड टर्बाइंस को न्यू लार्जर टर्बाइंस से डालो, ताकि क्योंकि पहले जो टर्बाइंस थे वो 2 मेगावाट एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, ठीक है। तो उसमें से अब यह है कि भाई उसको जो है नए टर्बाइंस लगाओ वहाँ पे, ताकि वो 2 से ज़्यादा 2 से 3 हो गए हैं अब तो वो करें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली की है। फिर ऑफशोर विंड पे जैसे मैंने बोला कि ये माना कि भाई 10 गीगावाट का ऑफशोर विंड कैपेसिटी गवर्नमेंट को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी चीज़ें काफ़ी फोकस है, और तमिलनाडु और गुजरात ही उन्होंने 2 स्टेट्स को पहले फोकस किया है कि भाई तुम करो सबसे पहले, तो 4 गीगावाट पर ईयर जो है वो ऑफशोर में करो। तो ये चीज़ें उन्होंने भी क्लियर करी हैं, और अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ भी मेरे पास है, उसमें भी ये चीज़ें हमने कर रही हैं। तो काफ़ी सारे अवार्ड किए हैं प्रोजेक्ट्स ऑफशोर के लिए कि भाई सी के ऊपर ये लगाएंगे, राइट। तो जून 2023 में 12.9 गीगावाट प्रोजेक्ट्स का जो है विंड स्टैंडअलोन या विंड कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए वो पाइपलाइन क्रिएटेड थी। 10.7 गीगावाट सेंट्रल टेंडर्स है, 2.2 जो है, तो इतना 12.9 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अवार्ड हो चुके हैं लास्ट ईयर। तो ये चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो ऑफशोर में जैसे वो तो हमारी बात हो ही गई, तो काफ़ी सारी, तो लेटेस्ट जो है अभी 37 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी जो है उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा है कि भाई होगा। उसके लिए उन्होंने कहा है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग हम देंगे 7,500 करोड़ रुपए की। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार ये इतना खर्चा करने के लिए आप जो है ये वायबल नहीं है, नो डाउट इन इट कि ऑफशोर में खर्चा ज़्यादा है, वो करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो जो वायबिलिटी गैप है ना उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको 7.7453 करोड़ 1 गीगावाट के लिए देगी, 7,500 करोड़ रुपए 1 गीगावाट के लिए, ठीक है। तो वो पैसा आपको, दिस इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का, तो ये सारी चीज़ें मेजरली तो 1 गीगावाट का उन्होंने बताया कि 7,500 करोड़ तो हम देंगे आपको, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जस्टिफाइड हैं इकोनॉमिकली बट वायबल नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो ऑफशोर पे काफ़ी फोकस गवर्नमेंट करना चाह रही है, एज आई सेड, बिकॉज लैंड इज़ ऐसा रिसोर्स है जो कम है, ठीक है। और इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो उनको लग रहा है कि लैंड पे ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं, ऑफशोर पे भी चीज़ें फोकस करना शुरू करते हैं। इवन दो महंगा है, हम हेल्प करेंगे आपको, तो वो करने का भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फोकस है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस। आई होप दैट आपको मतलब ओवरऑल ये स्पेस जो है अच्छे से समझ आया, विंड एनर्जी का क्या है, क्या क्या कौन कौन से प्लेयर्स हैं और क्या चीज़ें हैं, किस तरह के रेगुलेशन है और ओवरऑल सेक्टर कैसा कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द थॉट प्रोसेस वॉज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आप शेयर करेंगे, और पूरी प्लेलिस्ट
ये जो वैल्यू चेन की है ये शेयर करेंगे तो आई एम श्योर दैट एवरीवन विल लव इट। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े वीडियोस हैं बट बहुत नॉलेजेबल हैं। अगर आपको ये समझने हैं ये स्पेसेस तो बहुत ज़्यादा आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छा हाँ, और कोई कमेंट है, कुछ आपको लगता है कुछ गलत है या कोई और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एंड यू आर वर्किंग इन दिस स्पेस, यू वांट टू शेयर समथिंग, to do write in the comment section below, or you can send an email also at contact@investindia.in. Have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।